हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग भारतीय संविधान पर बात किया जाए, जीके जी श्रृंखला के भारतीय संविधान पर बात किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तथ्यात्मक चीज़ों को देखा जा रहा है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, व्यू से संबंधित है, उस पर हम लोग बात किया जा रहा है कि जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में एकदम विधिवत तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो नोट से ही होती है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे कैसे, इसीलिए आप लोग नोट्स बनाइए। और आज हम लोगों को बात करना है मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि संघीय कार्यपालिका के बारे में बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो चुके हैं और उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो भी सारी हो चुकी हैं। और यहाँ पर उससे नोट्स बनाइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से भारतीय संविधान जो है लोगों के लिए कार्य करता है। और भारतीय संविधान में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का संविधान है वो किनके बीच कार्य करता है। भारत सरकार, फिर उसके बाद राज्य सरकार और नागरिकों के बीच में ये कार्य करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक पिरामिड बना दें तो यहाँ पर इस तरह से देख लीजिएगा, इस तरह समझिएगा कि यहाँ पर एक जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आ जाएगा भारत सरकार। कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है राज्य सरकार। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ये है जनता। ठीक है, यहाँ पर जो होगा जनता, ठीक है, जनता या नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के बीच संबंधों को जो आधार बनाया जाता है वो भारतीय संविधान में दिया गया। और सर्वोच्च जो की सर्वोच्चता जिसको मिलती है वो क्या है, वो है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो सर्वोच्चता जिसको प्राप्त होती है, भारत का संविधान। और संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसको माना जाता है। और जो भारत का संविधान जो है ये तीन चीज़ों के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन तीनों में वो है जनता। ठीक है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो शुरुआत ही आप देखेंगे कि जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना जो शुरुआत होते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसीलिए जो भारत की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, उसका जो जड़ जो है वो भारत की जनता है। ठीक है, तो भारत के जनता के द्वारा ही यहाँ पर सारी चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार बनाई जाए, चाहे केंद्र सरकार बनाई जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन में यहाँ पर चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, जो चुनाव होते हैं उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो भारत में वर्तमान समय में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं निर्वाचन आयोग को लेकर, वो देखिए कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और क्या वैसी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो वोट चोरी की बात की जा रही है, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अगले चुनाव में अपने अधिकारों को जानिए और वहाँ पर सही व्यक्ति को चुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए कि जितने भी आपराधिक मामले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्रिमिनल मैटर हो गए, ठीक है, क्रिमिनल मैटर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्रिमिनल मैटर जो होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो राजनेताओं को ही देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? राजनेताओं पर, राजनेताओं के बारे में ही देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल मैटर। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत की जनता अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कोई भी मंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो गया, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, चाहे कोई मंत्री हो गया, चाहे विधायक हो गया, सांसद हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, भारतीय संविधान में जितने भी चीज़ें दी गई हैं और जितने भी पदाधिकारी के बारे में दिया गया है, वहाँ पर किसी के भी क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं की गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के भी क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं की गई है कि कौन सा व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने बात है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ यहाँ पे कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इतने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए,
तो ये जो क्राइटेरिया है ये कहीं न कहीं यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से व्यक्ति वहाँ पर बैठेंगे उसी तरह से कार्य भी भारत में होंगे। तो ये सोचने वाली बात है। और इसमें क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन भी अगर करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन लगा दिया जाएगा तो उसको ऊपर भी बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि देखिए एजुकेशन को लेकर भारत में क्या चीज़ें हैं। जितने भी मान लीजिए कि एक IAS अधिकारी है, एक IAS अधिकारी क्या होता है, नेताओं का कठपुतली बन के रह जाता है। वो अपने स्वतंत्रता अनुसार वो कार्य ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो हाईली क्वालिफिकेशन है भारत में, वो देखेंगे कि भारत सरकार के पास एक IAS ऑफिसर के बाद और कोई भी जॉब वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जितने भी कमिश्नर हो गए, DIG हो गए, IG हो गए, DGP हो गए, ये सारे के सारे जो है प्रमोशन करके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी नौकरी जो है, सबसे बड़ा जो जॉब क्वालिफिकेशन है वो IAS है। तो सोचिए कि अगर IAS है और वो IAS अधिकारी जो है सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो नेताओं के कठपुतली बनकर रह जाता है। और यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें एजुकेशन को लेकर देखी जाती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं भारत के राजनेताओं में भी लागू होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन की चीज़ें हैं वो सुधरेंगी। ठीक है, एजुकेशन की चीज़ें जो है सुधरेंगी और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एजुकेशन सबसे पहली सीढ़ी होती है। निर्माण में शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहली सीढ़ी, और सबसे जो राष्ट्र का निर्माण होगा शिक्षा के आधार पर ही होगा। नहीं, ये नहीं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए। तो इस तरह से वहाँ पर कार्य करने चाहिए और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑफिसर जो नियुक्त हुआ है, जो ज्ञानेश कुमार इस समय है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ ज्ञानेश कुमार, ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार की जो वहाँ पर जो टिप्पणी की गई थी, वहाँ पर वो देखिए कितना कंट्रोवर्सी हो गया था कि जो CCTV कैमरे का फुटेज दिखाने की बात की गई थी, वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखेंगे तो कितना बड़ी कंट्रोवर्सी है। और वहाँ पर क्या ज्ञानेश कुमार उस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक IAS अधिकारी जो है, IAS ऑफिसर जो अधिकारी है, वहाँ पर रिटायरमेंट IAS ऑफिसर अधिकारी को वहाँ पर चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। तो ये एक बात सोचने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने हाईली क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों ने इस तरह से बात किया, तो क्या ये माना जा सकता है कि क्या इन्होंने अपने तरफ से वो बात की? तो यहाँ पर यह भी संशयात्मक चीज़ें हैं। यहाँ पर यह भी विवादास्पद चीज़ें हैं कि क्या उतने पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा वैसी टिप्पणियाँ दी जा सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पर प्रेशर बनाकर वो सारी चीज़ें बुलवाई गई हों? तो वो सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो बुलवाई जाएंगी, वो किसके द्वारा बुलवाई जाएंगी? तो वो सारी सोचने वाली बात है, कंट्रोवर्सी वाली बात है, विवादास्पद बातें हैं। तो उस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अपने जो निर्वाचन के अधिकार हैं, ठीक है, यहाँ पर निर्वाचन के जो अधिकार हैं उनको उसका प्रयोग आप लोग एकदम सही तरीके से करिए और इस तरह से करिए कि वहाँ पर विकास की चीज़ें देखने को मिले, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चीज़ें देखने को मिले, वहाँ पर रोज़गार की बातें की जाएँ, वहाँ पर योजनाओं की बातें की जाए, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की जो सही तरीका है उसको बात किया जाए। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं, भारत का संविधान जो है 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, भारत सरकार और राज्य सरकार और तीसरा जो जनता, ठीक है, नागरिक जो है, और सबसे महत्वपूर्ण है जो है जनता है। ठीक है, तो जनता चाहे तो लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में जो सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है वो जनता ही होती है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली चीज़ जो है लोकतंत्र में वो जनता ही होती है और जनता के द्वारा कोई भी चीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने अधिकारों के बारे में जानिए, समझिए कि किस प्रकार से भारत में कार्य हो रहा है, किस प्रकार से जो पदाधिकारी है, जो उच्च पदों पर बैठे आसीन लोग हैं, वो किस प्रकार से टिप्पणियाँ कर रहे हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है सोचने समझने वाली बात है। और वहाँ पर अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्तों की तरह मत बात कीजिए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि चीज़ें अलग ही चीज़ें देखने को मिलती है तो उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर ये देखिए कि मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद एक ऐसी शक्ति है भारत के संविधान में कि यहाँ पर देखिए कि मंत्रिपरिषद चाहे तो भारतीय संविधान में कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो संसद है उसमें सबसे पावरफुल व्यक्ति जो होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के सदस्यों का मान लीजिए कि उस तरह से जो बहुमत में है, जो बहुमत में सरकार जिसकी है, वहाँ पर उसका जो राज चलता है संसद में चलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संसद में जो अधिकार है वो मंत्रिपरिषद का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मंत्री परिषद का नेता है, यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। और जो मंत्री परिषद के गठन में राष्ट्रपति का सहयोग करेगा, और वहाँ पर वो क्या होगा कि राष्ट्रपति जब सहयोग करने की बात आएगी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों मिलकर राष्ट्रपति का सहयोग करेंगे। और मंत्री परिषद का जो गठन होता है, यहाँ देखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषद का गठन। ठीक है। और यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद 74 है कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपने सारे कार्यों का निर्वहन जो करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और उसमें मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, दो ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है मंत्री परिषद। उसके बाद मंत्री परिषद के कार्यों का संचालन के बारे में बात किया जाएगा और संसद की कार्यवाहियों के बारे में, क्योंकि वो संसद के द्वारा संसद में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 75 में क्या किया गया कि कहा गया कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जो है वो होगा। और यहाँ पे जो 75(1) में जो बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री को पद से हटा भी सकता है और प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री है वहाँ पर त्याग पत्र भी दे सकता है, और राष्ट्रपति के द्वारा भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया जा सकता है, और लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है त्याग पत्र भी दे सकता है। और यहाँ पर मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के जो बात कही गई है अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति करेगा, और वहाँ पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और वहाँ पर जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी मंत्री परिषद कहलाएगी, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे और सहयोग करेंगे। किस में करेंगे? कार्यों में। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो अनुच्छेद 75 का 1 क जो कहता है, 1 क मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। लोकसभा के सदस्य जो हैं, लोकसभा के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 550 लगभग में सीटें होती हैं। ठीक है। 550 के लगभग में सीटें होती हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 550 में कितने सदस्य हैं? 543 42 43 के लगभग में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा है उसके सदस्य संख्या से 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो दूसरा भाग है, एक यहाँ पर ख भी है, 1 ख में मंत्री परिषद के निरर्हता के बारे में बात किया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है। उसमें दल बदल विधेयक जो है वहाँ पर उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 75(2) में जो क्या कहा गया है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। प्रसाद पर्यंत से संबंधित ये चीज़ है कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वहाँ पर उसके अक्षमता अयोग्यता के आधार पर उन मंत्रियों को हटा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75(4) में क्या कहा गया है? मंत्रियों के शपथ, और मंत्रियों का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोपनीयता और शपथ की जो बात होती है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे अनुच्छेद 75(4) के तहत। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 75(5) में क्या कहा गया है? अगर कोई मंत्री नियुक्ति हो रही है उसकी, तो वह संसद के किसी सदन का 6 महीने तक सदस्य नहीं है। ठीक है। सदस्यता नहीं लेता है कि संसद के सदन का जो 6 महीने तक सदस्यता नहीं लेता है तो वो मंत्री नहीं रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 6 महीने तक अगर कोई मंत्री नियुक्ति, किसी मंत्री की नियुक्ति होती है और वो सदन के किसी सदन का वो सदस्य नहीं रहता है, 6 महीने तक वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है, तो वो मंत्री पद से हट जाएगा, ये मान लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 75(6) में क्या दिया गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। मंत्रियों के वेतन भत्ते की बात की गई है और कौन बनाएगा? संसद वहाँ पर विधि द्वारा बनाएगी। संसद जो है विधि द्वारा समय समय पर बनाएगी। यहाँ पर कोई वो नियत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो नियत नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते यहाँ पर इतने रहेंगे, वहाँ पर ये बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो संसद जो है समय समय पर विधि के द्वारा जो अवधारित करेगी वही जो है वेतन और भत्ते मंत्रियों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नियत नहीं है। फिर इसके बाद देखिए कि ये मंत्रिपरिषद की बात होगी अनुच्छेद 75 और 74 के बारे में। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 76 के बारे में बात किया जाए तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है। तो यहाँ पर भारत का महान्यायवादी जो नियुक्त होने की बात की जाती है तो कौन होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो भारत का महान्यायवादी बनने की ये अर्हित होगा। और कौन करेगा? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगी और यह अभी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। ठीक है। और यह बात कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 76(1) में। अनुच्छेद 76(1) में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 76(2) में क्या कहा गया कि जो महान्यायवादी का कर्तव्य होगा वो किस प्रकार से होगा कि वो सिर्फ क्या करेगा? विधिक सलाहकार के रूप में ही कार्य करेगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी उच्च न्यायालयों में, किसी भी न्यायालय में, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में वहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार उसके पास होगा। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, यानी कि सरकार का जो वकील है वो ये है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 76(3) में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी के कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। वही बात है कि सरकार के तरफ से ये भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 76(4) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जिसको नियुक्ति देगा महान्यायवादी के रूप में उसके लिए वो पारिश्रमिक भी तैयार करेगा। ठीक है। यानी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। पारिश्रमिक की बात की गई है, वेतन भत्ते की बात नहीं की गई, ये भी नियत नहीं है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो अवधारित करेगा, जो राष्ट्रपति बनाएगा, जो वेतन बनाएगा वो पारिश्रमिक के रूप में वहाँ पर महान्यायवादी जो है वो ग्रहण करेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है महान्यायवादी से, और यहाँ पर अनुच्छेद 74 और 75 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें ध्यान दीजिए और अपने अधिकारों को जानिए। निर्वाचन का अधिकार है वो, चुनावों का अधिकार है वो समझिए और वहाँ पर वो देखिए कि किस प्रकार से उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने को थोड़ा सा उस तरह से बनाइए कि जो चिंतन मनन करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सोचने समझने वाली चीज़ें उसको अपने अपनाइए। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए। फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।